आज़ादी की लड़ाई में शहीद तो बहुत हुए, सीने पर गोली झेली, काफ़ी लोगों ने की गर्दनें फांसी पर झूली, मगर सिर्फ 23 साल का एक लड़का, सिर्फ 23 साल का एक लड़का शहीद आज़म कैसे हुआ? सोचा है कभी? वजह ये नहीं कि हथियार उठाया, वजह ये थी कि एक हाथ में अगर हथियार उठाया तो दूसरे हाथ में कलम उठाई, किताब उठाई, और ये थे शहीद आज़म भगत सिंह। सिर्फ एक दिन याद करना, जिस दिन पुण्यतिथि हो या उनकी जयंती हो, ये ठीक बात नहीं। ऐसे शहीद आज़म को हमेशा दिल में रखना चाहिए और दिमाग में भी रखना चाहिए। चलिए आज उसी शहीद आज़म की कुछ कहानी के कुछ हिस्से सुनाता हूँ। पूरी कहानी सुना सकूँ ये इतना मैं नहीं, लेकिन कुछ कहानी के कुछ हिस्से सुनाता हूँ। कहानी को हम थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं और कहानी को थोड़ा सा शुरू से हमको समझना होगा। साल 1910 अंग्रेज़ी हुकूमत और अंग्रेज़ी हुकूमत के जुल्म सितम सहकर एक चाचा स्वर्ण सिंह की मौत हो चुकी थी। दूसरे चाचा अजीत सिंह अंग्रेज़ों से बचने के लिए विदेश में फरारी काट रहे थे। घर में एक चाची विधवा थी और दूसरी न विधवा न सधवा। वो गोद में लेकर 3 साल के भगत सिंह को प्यार करती और नजरें मिलते ही रो पड़ती। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो भगत सिंह के भी दिखने लगे थे। दूध मुंह दांतों वाले 3 साल के भगत सिंह बड़ी चाची के गले में बाहें डालकर कहते, रो मत, मैं अंग्रेजों को मार भगाऊंगा और चाचा जल्द लौट आएंगे। तो दूसरी चाची से कहते, मैं अंग्रेजों से बदला लूंगा। एक दिन बाग की जमीन तैयार करके आम के पौधे रोपे जा रहे थे। पिता सरदार किशन सिंह अपने दोस्त मेहता नंद किशोर को बाग दिखाने के लिए लेकर आए, तो भगत सिंह को भी साथ में लाए। बेटा अपने बाप की उंगली छोड़ खेत में जा बैठा और पौधों की तरह तिनके रोपने लगा। पिता ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो जवाब आया, बंदूकें बो रहा हूं। भगत सिंह का यह जवाब सुनकर दोनों हैरान हो गए। इधर भगत सिंह की मुस्कुराहट ने बता दिया कि क्रांति के बीज बोए जा चुके हैं। भगत सिंह का स्कूल की किताबों में दिल कम ही लगता था, मगर घर में रखी चाचा अजीत सिंह, लाला हरदयाल और सूफी अंबा प्रसाद की लिखी 50 किताबें सिर्फ 4थी कक्षा में ही पढ़ गए। पूरा खानदान ही क्रांतिकारी था। क्या शानदार परिवार था। दादा अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह और माँ आर्य समाजी, तो दादी और दोनों चाची पक्की सिकड़ी। पूरे परिवार की धार्मिक मान्यताएं बटी हुई थी, मगर सब एक दूसरे की जो धार्मिक आस्थाएं हैं उसका पूरा लिहाज करते थे, पूरा सम्मान करते थे। और इसकी मिसाल इसी से मिल जाती है जब भगत सिंह के यज्ञोपवीत के वक्त ये मिसाल देखने को मिल जाती है। हिंदू प्रथा से उनका मुंडन होना था, नहीं आया, मगर दादी जयकौर की आस्था सिख धर्म थी। केशों के प्रति मन में सहज धर्म भावना थी। दादी ने आग्रह किया तो केश नहीं काटे गए। हर परिवार के हर सदस्य ने उस आस्था का, दादी की उस आस्था का मान रखा। परिवार क्रांतिकारी था तो भगत सिंह कैसे अछूते रहते। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जलियांवाला कांड हुआ। 12 साल के भगत सिंह अगले ही दिन स्कूल न जाकर सीधे अमृतसर पहुंच गए। वहां धरती का कण कण करा रहा था। शहर में आतंक था। गोरे भेड़िए किसी को भी बेवजह गोली मार देते थे। बेखौफ भगत सिंह फिर भी जलियांवाला बाग पहुंचे। शहीदों के खून से रंगी मिट्टी को चुटकी में भरकर माथे पर टीका लगाया और फिर थोड़ी सी मिट्टी एक छोटी सी शीशी में भरकर देर से घर पहुंचे। घर पर बहन को शीशी दिखाई और सारी कहानी बताई
और फूल तोड़ कर लाए और शीशी के चारों ओर रख दिया। फूल चढ़ाने का ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला। डीएवी स्कूल में भी क्रांति की गतिविधियों में उसके बाद में भाग लेते रहे। देश के लिए वो इस तरह से समर्पित हो चुके थे कि शादी का ख्याल उन्होंने दिमाग से निकाल दिया था। फिर भी जानते थे कि उनकी सगाई तय हो गई है, मगर सगाई के कुछ दिन पहले वो घर से लाहौर गए और वहाँ से फरार हो गए। जाते जाते अपने पिता की मेज पर एक चिट्ठी रख गए। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी ज़िंदगी मकसद आला यानी कि आज़ादी वतन के उसूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी ज़िंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायस कशिश नहीं रही। उम्मीद है आप मुझे माफ़ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। यूं तो भगत सिंह की ज़िंदगी छोटी ही रही, मगर उसे भी चंद लाइनों में समेट पाना बहुत मुश्किल है। लाहौर से कानपुर गए, वहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ लेखन करते रहे। कानपुर में ही मार्क्सवाद को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। 12 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड और उसके बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह ने अपनी राहें अलग कर ली। वैसे भी भगत सिंह 1914 में मात्र 18 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले करतार सिंह सराफ को अपना आदर्श मानते थे। उनकी तस्वीर भी वो मेले से खरीद कर लेकर आ गए थे। आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अजय घोष, सुरेश भट्टाचार्य के साथ क्रांति का काफिला एक अलग रास्ते पर निकल गया। आगे चलकर भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी और उसी जुर्म में उन्हें फांसी की सजा हुई। भगत सिंह ने हिंसा का रास्ता जरूर चुना, मगर वो खुद कहते हैं क्रांति शब्द का अर्थ प्रगति के लिए परिवर्तन की भावना और आकांक्षा है। हथियार और गोला बारूद क्रांति के लिए कभी कभी आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह साफ लिखते हैं कि बम और पिस्तौल क्रांति के पर्यायवाची नहीं है। भगत सिंह को ढूंढना है तो बंदूक की नाल और बारूद की गंध में नहीं, किताबों की महक में तलाशी है। भगत सिंह ऊंचे आवाज़ों में लगते नारों की जगह शांत भाव से लिखे अपने लेखों में मिलेंगे, उन पर लिखी हुई किताबों में मिलेंगे। भगत सिंह अंग्रेज़ी हुकूमत के लिए वाकई घातक थे, क्योंकि वो हथियारबंद से ज़्यादा वैचारिक क्रांतिकारी थे। 23 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली जितनी आम आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी ताउम्र नहीं पढ़ पाता। और पढ़ा लिखा आदमी अगर सत्ता के खिलाफ है तो सर्वशक्तिमान सत्ता के लिए सबसे घातक होता है। इसलिए गांधी जी की तमाम कोशिशें और चिट्ठियों के बावजूद लॉर्ड इरविन ने उनकी फांसी माफ़ नहीं की। गांधी जी भी भगत सिंह को नहीं बचा सके। अंतिम दिन गांधी जी ने चिट्ठी में इरविन से वादा किया था कि भगत सिंह का संगठन अब कोई हिंसक गतिविधि नहीं करेगा, लेकिन एक तरफ पंजाब पुलिस का लॉर्ड इरविन पर दबाव और दूसरी तरफ भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। इरविन बड़ा दिल नहीं दिखा पाया और फांसी होकर गई। लेकिन इस फांसी ने भगत सिंह को न सिर्फ अमर कर दिया बल्कि शहीद आज़म भी बना दिया। कुछ लोग कहते हैं कि फांसी रोकने के लिए गांधी जी ने कुछ नहीं किया। दरअसल सच्चाई ये है कि ऐसा वो लोग कहते हैं जो उन्हीं के अनुयायी हैं जो अंग्रेजों के अंगूठे तले ना कुछ करते थे और ना ही कुछ करना चाहते थे, जो अंग्रेजों से माफ़ी मांग मांग के अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रहे थे।
गांधी तो वो नेता थे जो वैचारिक रूप से दूसरे छोर पर खड़े होने के बावजूद अंतिम दिन तक फांसी रुकवाने के लिए प्रयासरत थे। भगत सिंह का असली गुनहगार कौन था, यह सवाल अब कोई पूछता नहीं, क्योंकि इस सवाल के जवाब के अंदर गांधी जी का नाम आगे कर दिया जाता है। दरअसल उनके असली गुनहगार उन्हीं के संगठन के साथी हंसराज और जय गोपाल थे, जिन्होंने सरकारी गवाह बनकर भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। जय गोपाल की ही गलती से स्कॉट के बदले सैंडर्स मारा गया, लेकिन गांधी जी से द्वेष की वजह से कई लोग आज भी उनको निशाना बनाते हैं, लेकिन सरकारी गवाह बनने वाले उन्हीं के साथियों को कोई कुछ नहीं कहता। शायद इससे उन्हें वैचारिक और राजनीतिक फायदा नहीं होता। भगत सिंह हिंसा के रास्ते पर थे, मगर जब वो बम बंदूक को क्रांति का पर्यायवाची नहीं बताते हैं तो साथ में ये भी बताते हैं कि एक गांधी उनमें भी है। उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। भगत सिंह की फोटो स्टेटस पर लगाना आसान है, बम बंदूकों के पीछे आकर्षित हो जाना भी आसान है, मगर भगत को समझना मुश्किल है। इसके लिए उसके लेखों को पढ़ना होगा, किताबों में उतरना होगा। तो यकीन मानिए, उन्हें अगर पढ़ लिया तो नारों के जोर पर चलते राष्ट्रवाद और असली राष्ट्रवाद में फर्क जान जाएंगे कि सच में देशभक्ति क्या होती है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।